हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों ने कारो का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था अच्छे से सुना और समझा होगा और आपने कोशिश करी होगी उसको लर्न करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 पॉइंट्स जिसके बेसिस पे कारो बना है। शुरू करते हैं वन बाय वन, सिस्टमैटिकली डिटेल्ड फॉर्मेट में ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ कारो। बहुत 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 तसल्ली से बैठ जाइए क्योंकि अब हम कारो का सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। तो गाइज हम शुरू कर रहे हैं पैरा 3 के 21 पॉइंट्स विच इज ऑलरेडी देयर ऑन द स्क्रीन फॉर यू। शुरू करते हैं नोट्स के साथ और नोटबुक के साथ आप बैठ जाइए। प्लीज़ अपने सामने रख दीजिए नोट्स एंड नोटबुक्स भी रख दीजिए। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के साथ मैं फ्लो चार्ट्स बनाने वाली हूँ, पॉइंट्स बनाने वाली हूँ, तो वो आपको कॉपी करने हैं मेरे साथ, राइट। इट विल मेक द कारो मोर ईजियर फॉर यू पीपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 21 पॉइंट्स का फर्स्ट पॉइंट। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कारो के 21 पॉइंट्स का फॉर्मेट है जिसको मैंने किस तरीके से दिया है। ये देखिए, ये थर्ड पॉइंट मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट विच पैरा। दिस इज पैरा 3 ऑफ कारो। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कारो की टोटल 4 पैराग्राफ्स है जिसमें से पैरा 3 में वो 21 रिपोर्टिंग पॉइंट्स है जिनके बारे में जिक्र हुआ है। ठीक है, फिर देखिए हर पॉइंट में मैंने ना नंबर डाला है जो तुम्हारे बेसिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कारो दिया है उसमें नहीं है, नाम भी नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखा है पॉइंट नंबर 1 के इतने सब पॉइंट्स हैं। नाम मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम करे हैं ताकि आपको याद रहे कि पहले पॉइंट में फिक्स्ड एसेट्स पर रिपोर्ट करना है। तो फिक्स्ड एसेट्स का जैसे फर्स्ट का ए पॉइंट, बी पॉइंट, देन यू हैव सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट, इस तरीके से डिस्क्लोजर है। और ये जो बाजू वाले जो पॉइंट्स है ना, ये वाले, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दीज प्रोविजंस, दीज आर एक्सप्लेनेटरी प्रोविजन। मैम हमें लर्न क्या करना है? हमें लर्न करने हैं ये वाले पॉइंट्स, ये दिस टर्मिनोलॉजी, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, बाकी लर्न नहीं करना है। हाँ, मैं किसी पॉइंट में बोल दूँ कि गाइस ये लर्न करना है तो बात अलग है, वरना आप सिर्फ इसको रीड करोगे। मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ, रीड करने के लिए ये वाले पॉइंट्स है, हमें लर्न ये वाले पॉइंट्स बाय हार्ट करने हैं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, शुरू करें कारो। तो कारो का सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसको नाम दिया है फिक्स्ड एसेट्स। हम ना इसे एक और नाम भी दे सकते थे, चलिए मैं इधर लिखती हूँ। जैसे ये कारो का फर्स्ट पॉइंट है और इसको हमने नाम दिया है फिक्स्ड एसेट्स। इसको मैं एक दूसरा नाम भी दे सकती थी विच इज PPE। व्हाट इज PPE? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सुना लग रहा है ये वर्ड? ये AS10 का हेडिंग है, बेसिकली इसी पर हमें रिपोर्ट करना है। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स पर हम रिपोर्ट करेंगे और इसके टोटल 5 सब पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोगों को रिपोर्ट करना है, राइट। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट सिंपली सेज वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए हैं? शोइंग फुल पर्टिकुलर्स including quantitative details and situation of plant property equipments। देखिए बहुत अच्छे से सुनिए। Yes, so whether company is maintaining, देखिए पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि क्या कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स के लिए, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए हैं, प्रॉपर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनाया है जिसमें सारे फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल प्रॉपर्ली दी है या नहीं। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ, क्या लिखा है वर्ड? सिचुएशन, सिचुएशन एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स। क्वांटिटेटिव डिटेल्स मतलब कितनी कितनी मशीन्स कहाँ कहाँ पड़ी है, नंबर। सिचुएशन इज कहाँ कहाँ पर, लोकेशन के बारे में बात करी है
कि कंपनी के हेड ऑफिस में पड़ी है, ब्रांच ऑफिस में पड़ी है, किसी को लीज पे दी है, कंसाइनमेंट पे दी है, या वट एवर द सिचुएशन, किसी को भी लेट आउट करी है, तो हमें यहाँ पर शो करना है। तो सिर्फ कंपनी यही चेक करिए कि क्या क्वांटिटेटिव डिटेल सिचुएशन प्रॉपर्ली फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्स में है या नहीं है। कुछ ऐसे फिक्स्ड एसेट्स जो वैसे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जीरो हो गए हैं, फुल्ली डेप्रिसिएटेड, फुल्ली इम्पेयर्ड, खराब हो चुके हैं, पूरी वैल्यू जीरो हो चुकी है, पर अभी भी कंपनी की प्रीमाइसेस में पड़े हैं। कोई ऐसी स्कूटी जो आपने 1995 में सपोज आपके पेरेंट्स ने खरीदी थी, वैसे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू जीरो हो गई होगी, लेकिन अभी भी वो चल रही है। तो ऐसे एसेट्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जीरो हो गए हैं, उनका भी प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है। एंड सिचुएशन को हम बेसिकली क्यों चेक कर रहे हैं, जस्ट टू चेक वेरिफिकेशन कि वाकई में ये एसेट पड़ी है क्या। अगर कंपनी का ऑडिटर मतलब बैलेंस शीट में देख रहा है कि कंपनी के पास 5 प्लांट एंड मशीनरी है, लेकिन उसको फिजिकली 3 ही दिख रही है, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकता है कि 2 कहाँ हैं, बताइए 2 कहाँ हैं मशीन्स। तो वो लोकेशन सिचुएशन चेक कर सकता है। ये ही कारो का फर्स्ट पॉइंट है, विच आई कैन फ्रेम लाइक whether company is maintaining proper records of plant, property, equipments, including quantitative details, including situation of fixed assets. Done? समझ आ गया? Next point talks about physical verification. Whether the plant, property, equipments, देखिए fixed assets एक बहुत बड़ा वर्ड है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी फिक्स्ड एसेट्स को कवर कर रहा है। तो क्या लिखा है कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हैव बीन, देखिए वर्ड क्या लिखा है, फिजिकली वेरीफाइड। कौन करेगा मैम फिजिकल वेरिफिकेशन? ऑडिटर क्यों करेगा? अगर कंपनी है, कंपनी को चलाने वाले मैनेजमेंट है, तो क्या मैनेजमेंट टाइम टू टाइम अपने एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उनकी हालत कैसी है, उनकी सिचुएशन कहाँ है, क्या वो ख़राब तो नहीं हो रहे हैं, क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, क्या वो चोरी तो नहीं हो गए हैं। तो क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया है? ऑडिटर तो सिर्फ ये चेक करके रिपोर्ट करेगा। अगर मैनेजमेंट ने टाइमली फिजिकल वेरिफिकेशन किया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई गलतियां देखी है, कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी देखी है, तो अकॉर्डिंगली क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डील करा है या नहीं किया है। Whether the plant property equipments have been physically verified by the management at reasonable interval. कारो ये नहीं कहता कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा मंथली चेकिंग या डेली चेकिंग हो रही है या नहीं। कारो डज नॉट से डेली, वीकली, मंथली, एनुअली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, ऐसा नहीं है। कारो ने तो एक वर्ड लिख दिया है, रीजनेबल इंटरवल। अब रीजनेबल इंटरवल जैसा जो बिजनेस है उसके हिसाब से आप तय करो। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे हो रहा है? होने के बाद क्या मैनेजमेंट ने कोई कमी देखी है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी? अगर हाँ, तो क्या उसे प्रॉपर्ली डील करा है? डील मतलब क्या उसको प्रॉपर्ली करेक्ट करा है? अगर करेक्ट कर दिया तब तो ओके। अगर करेक्ट नहीं कर पाए तो क्या उस बात को, उस गलती को, उस चोरी को डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है ऑडिटर, तो ये चेक करेगा। तो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कारो डील्स विद गाइस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स। क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर को खुद नहीं करना है फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर मेरा घर है तो मेरे घर में जो सामान है उसका देखभाल करने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अगर कंपनी है तो कंपनी के मैनेजमेंट ध्यान रखेंगे कि कितनी प्लांट है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी इक्विपमेंट्स है। तो क्या रीजनेबल इंटरवल पर ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। एंड अगर फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पर हो रहा है और क्या कोई गलती, कोई कमी, मटीरियल डिस्क्रिपेंसी, मटीरियल डेफिशिएंसी नोटिस्ड बाय मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट ने कोई गलती, कमी देखी? अगर हाँ, तो क्या उस गलती को, ऐसे नहीं बोला है सही किया है या नहीं, वर्ड लिखा है प्रॉपर्ली डेल्ट विथ और नॉट। अगर सही करे जाने जैसी गलती है तो सही किया है या नहीं, अगर गलती सही नहीं हो सकती तो उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है या नहीं। कारो का इंटेंशन ये है, ऑडिटर को सिर्फ रिपोर्ट करना है इस बात पर।
फिजिकल वेरिफिकेशन मैम मैनेजमेंट ने करा है या नहीं, कैसे? हम मैनेजमेंट से लिखवा कर MRL ले सकते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। हम मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि भाई अगली बार जब तू फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाए ना, मुझे लेकर जाना, मुझे देखना है कि तू कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, प्रोसीजर एडिक्वेट है या नहीं है। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू, काइंडली नोट इट डाउन। राइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट विच सेज, पहला पॉइंट था प्रॉपर रिकॉर्ड्स, दूसरा पॉइंट था फिजिकल वेरिफिकेशन। नाउ तीसरा पॉइंट टॉक्स अबाउट ओनली एंड ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज? लैंड, बिल्डिंग। तो पता है ये पॉइंट क्या कहता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में जो लैंड बिल्डिंग शो हो रही है, कंपनी की बैलेंस शीट में जो इमूवेबल एसेट्स शो हो रही है, उसके जो पट्टे हैं, जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स है, जो टाइटल डीड्स है, वो किसके नाम पर है? ऑडिटर चेक करेगा। मैम कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, तो कंपनी के खुद के नाम पर ही होगा ना। इट इज वेरी ऑब्वियस, सबको ये लगेगा कि हाँ कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी के बैलेंस शीट में आ रही है तो कंपनी के नाम पर ही होगी। बट ऑडिटर फिर भी क्या गैदर करेगा? ऑडिट एविडेंसेस कि भाई साहब ये किसके नाम पर प्रॉपर्टी है, क्या ये कंपनी के नाम पर ही है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर ये कंपनी के नाम पर नहीं है तो किसके नाम पर है? कंपनी के किसी डायरेक्टर या किसी की मैनेजरियल पर्सन के नाम पे तो नहीं खरीदी हुई है। रिपोर्ट करेंगे whether the title deeds of immovable property other than properties where company is lessee, leased asset की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल लिखा हुआ है। लीज्ड एसेट तो वैसे भी हम ओनर होते ही नहीं हैं, हम बात करें किसकी? ओन्ड एसेट की। और कौन सी एसेट की? सिंपल क्लियरली लिखा है इस पॉइंट में, इमूवेबल एसेट की बात कर रहे हैं। तो क्या उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है, क्या वो कंपनी के नाम पर है या नहीं है? अगर है तो लिख देगा ऑडिटर इट्स ऑन द नेम ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर कंपनी के नाम पर नहीं है तो हमें डिटेल्स देना पड़ेगा किस बारे में? कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या है, किसके नाम पर है, कितने सालों से ये प्रॉपर्टी होल्ड करी हुई है और अभी तक कंपनी के नाम पर रजिस्टर क्यों नहीं करवाई है। तो पॉइंट सिंपली सेज द टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर इन द नेम ऑफ द कंपनी, इफ नॉट तो किसके नाम पर है, ऑडिटर एडिक्वेटली डिस्क्लोज करेगा तहकीकात करके। मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर हियर इज, इसको सही कर दीजिए गाइस, अगर आपकी बुक में प्रॉब्लम है तो C, D एंड E कर दीजिए इसको, राइट। तो द D पॉइंट सेज अबाउट whether the company has, क्या पूरे साल में कंपनी ने अपने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स का रिवैल्यूएशन करा है या नहीं करा है। व्हाट इज रिवैल्यूएशन? मार्केट प्राइस से कंपेयर करना और रिवैल्यू करना एसेट्स को। जब अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिर जो भी बैलेंस आता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हो टोटल वैल्यू का। तो लिखा है कि अगर कंपनी ने पूरे साल में अपने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स को रिवैल्यू किया है, अपने इनटैंजिबल एसेट्स को रिवैल्यू किया है, मतलब दोनों टैंजिबल इंटैंजिबल कवर हो गए, अगर करा है गाइस, तो देखिए क्या लिखा है, whether revaluation is on the basis of the values driven out by the what? Whom? Registered valuer। क्या ये वैल्यूज किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकाली है या अपने मन से रिवैल्यू कर दिया? और अगर रिवैल्यूएशन का अमाउंट 10% से ज्यादा है तो उसको भी डिस्क्लोज करना है कि किस प्रॉपर्टी में 10% से ज्यादा वैल्यूएशन में चेंज आया है। इफ द चेंज इज 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स वी हैव टू डिस्क्लोज। टोटल नहीं निकालना है कि 5 क्लासेस ऑफ एसेट्स थी, पांचों को मिलाकर 10% ज्यादा आया तो डिस्क्लोज करना है। हर पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट को चेक करेंगे, उसकी रिवैल्यूएशन में क्या 10% से ज्यादा चेंज आया है क्या? अगर आया है तो डिस्क्लोज करेंगे। सो दिस पॉइंट टॉक्ड अबाउट व्हाट? रिवैल्यूएशन। हम सी और डी पॉइंट को नोट डाउन करते हैं सबसे पहले हमारे इस चार्ट में। तो सी पॉइंट क्या था गाइस? टॉक्ड अबाउट टाइटल डीड्स किसकी? ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कंपनी के नाम पर है? नेम ऑफ कंपनी क्या कंपनी के नाम पर है? पहली चीज। अगर हाँ तो ओके, अगर ना, अगर कंपनी के नाम पर नहीं है तो क्या करेंगे? तो बताएंगे, डिस्क्लोज करेगा ऑडिटर कि किसके नाम पर कौन सी प्रॉपर्टी है। सिंपल।
नाउ डी पॉइंट टॉक्ड अबाउट व्हाट, क्या मैनेजमेंट ने पूरे साल में अपनी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स, अपने टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स को पूरे साल में क्या रिवैल्यू किया है? अगर हाँ तो रिपोर्ट करना है कि यस रिवैल्यूएशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ होम, अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगर किया है और रिवैल्यूएशन का अमाउंट इज मोर देन 10% ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू, ठीक है, तो भी अमाउंट डिस्क्लोज करना है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स talk about what? बेनामी transactions. What do you mean by बेनामी transaction? ऐसे transactions जिनका कोई नाम नहीं है, ना हेड है ना टेल है। मतलब मैम, मतलब ये कैलकुलेटर, सपोज ये कैलकुलेटर मेरे नाम पर है, पर इसका पैसा मिस्टर एक्स ने दिया है, मिस्टर वाई से खरीदा, मिस्टर एक्स ने पैसा दिया और नाम मेरा आ गया। प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है पर पैसा देने वाली मैं नहीं हूं। ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। रिपीट करियो, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक्स वाई जेड। एक्स कौन है? सपोज फॉर एग्जांपल सेलर। वाई कौन है? सपोज फॉर एग्जांपल बायर या ओनर कह सकते हैं, ओनर। और जेड का सिर्फ एक काम है, कंसिडरेशन को पे करना, कंसिडरेशन पेयर। तो क्या हुआ, एक्स ने ये प्रॉपर्टी वाई को सेल करी, लेकिन जेड ने पैसा दिया। समझ रहे, ओनरशिप तो जा रही है वाई के नाम पर पेमेंट कहाँ से आ रहा है? जेड के नाम पर। ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट ऐसे ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं? बेनामी ट्रांजैक्शंस। ये देखिए, द लास्ट पॉइंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वेदर एनी प्रोसीडिंग, कोई बेनामी ट्रांजैक्शन है कंपनी का और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है, प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड या पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय बेनामी प्रॉपर्टी? ऐसी कंपनी जो कंपनी के अकाउंट्स में शो हो रही है कि मैं ओनर हूँ, कंपनी ओनर है, लेकिन उसका पैसा कंपनी की बुक से निकला ही नहीं है कभी, किसी और ने पे किया है। अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, इफ सो whether company has appropriately disclosed the details in the financial statement। कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिस्क्लोज कब करना है? जब उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है। ऑफ कोर्स, अगर कंपनी कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है जिसका पैसा कंपनी ने नहीं दिया, जिसने पैसा दिया उसको कोई इश्यू ही नहीं है, उसने कोई प्रोसीडिंग की चालू नहीं करी, तो क्या प्रॉब्लम है? भाई मेरे पापा ने प्रॉपर्टी खरीदी मेरे नाम से, पैसे पापा ने दिए पर प्रॉपर्टी पर नाम मेरा है, ना पापा को प्रॉब्लम है ना मुझको, तब तो कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन इश्यू कब अराइज होता है? जब सामने वाला, पैसा देने वाला जो पर्सन है, वो क्लेम कर रहा है कि इसने गलत अपने नाम से करवा दी। ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शंस। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो कंपनी ने किया है और कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही है, तो उस बेनामी ट्रांजैक्शन को हम डिस्क्लोज करेंगे। मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन सिर्फ रीडिंग के पर्पस के लिए आपको दी है कि प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू वन पर्सन फॉर कंसिडरेशन पेड बाय अनदर पर्सन। बेनामी का मतलब होता है नो नेम, इट्स अ ट्रांजैक्शन इन विच द रियल बेनिफिशियरी इज नॉट द वन जिसके नाम से प्रॉपर्टी हुई है। जिसने पे किया है वो ओनर नहीं है, पे करने वाला अलग है, ओनर अलग है। तो ऐसे बेनामी ट्रांजैक्शंस के बारे में हम क्या करेंगे गाइस? यहाँ पे लिख देते हैं हम, अगर कंपनी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है अगेंस्ट कंपनी फॉर व्हाट? फॉर होल्डिंग एनी बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी, तो हमें क्या करना है? हमें करना है डिस्क्लोज। तो ये तुम्हारा पॉइंट है ऑन फिक्स्ड एसेट। ये देखिए मैंने पांचों सब पॉइंट्स इसके फ्लो चार्ट मैनर में लिख दिए, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आप अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर ले, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे ना कारों को, तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा कारों। सिर्फ इसके लिए लिखा है गाइस। नाउ कैन वी मूव फॉर द सेकेंड पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट, जैसे फर्स्ट पॉइंट फिक्स्ड एसेट्स था ना, वैसे जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, it talks about what? Inventory. The second point talks about inventory. The point is very simple. Whether क्या inventory का physical verification हुआ है?
एट रीजनेबल इंटरवल। करने वाला कौन? मैनेजमेंट। ऑडिटर सिर्फ चेक कर रहा है कि क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। किसने? मैनेजमेंट ने। कब? वीकली, ईयरली, कैसे? कारो कुछ नहीं कहता है, कारो ने एक वर्ड लिख दिया है जिसको बोलते हैं आर आई। व्हाट इज आर आई? रीजनेबल इंटरवल, मतलब जैसा सही लग रहा है उस तरीके से। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स और कवरेज अप्रोप्रिएट थे या नहीं थे? फिजिकल वेरिफिकेशन के जो प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने फॉलो किया है या जिस स्टॉक को कवर किया है वो अप्रोप्रिएट था या नहीं था। मतलब 100 बातों की एक बात, क्या इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने अच्छे से किया है या नहीं किया है? कोई गलती मिली क्या? अगर गलती मिली है 10% से ज्यादा तो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डील विद। ये नहीं बोला है कि गलती को सही किया है या नहीं, ये लिखा है कि गलती को प्रॉपर्ली डील करा है या नहीं करा है। मैम रीजनेबल इंटरवल के बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखिए, सपोज मेरा काम स्टील, सीमेंट और इन सब चीजों का है और सीमेंट के कट्टे पड़े हैं। अब उनका रोज फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता ना। मेरा काम सपोज फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर है मेरा, मैं गेहूं, चना, आटा ये बेच रही हूँ। मैं रोज की रोज शाम को जाते हुए थोड़ी कैलकुलेट करूंगी कि 10 किलो था, 10 किलो है या नहीं, बराबर है या नहीं, कितना बेकार। लेकिन अगर मेरा काम कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड का है तो आपको पता है हर ज्वेलरी शोरूम में शटर बंद होने के बाद सब लोग वेरीफाई करते हैं जितने डायमंड्स थे ओपनिंग, उसको एडजस्ट किया सेल परचेज में और उतने क्लोजिंग स्टॉक में है या नहीं। तो डायमंड बिजनेस के लिए रीजनेबल इंटरवल हो सकता है डेली हो, सीमेंट के कट्टों के लिए, गेहूं के कट्टों के लिए हो सकता है हाफ ईयरली हो, ईयरली हो। तो जैसा भी है प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट थे या नहीं थे। मटीरियल डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई कमी अगर दिखी तो प्रॉपर्ली उसको डील करा या नहीं करा। स्पेशली कब? जब कमी 10% से ज्यादा की है। स्टॉक रिपोर्टेड है 1 लाख और गलतियां निकली है 10,000 से ज्यादा की, 10,000 रुपए से ज्यादा की, तो इन दैट केस हम कमेंट करेंगे कि गलती प्रॉपर्ली डील करी है या नहीं करी है। एंड सिमिलरली इन्वेंट्री का सेकेंड पॉइंट, वेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने पूरे साल में कभी भी क्या लिया है? वर्किंग कैपिटल लोन लिया है। मैम पूरे साल में कभी भी मतलब अगर ईयर एंड लोन चुका दिया था तो नहीं पूछा यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे बात हो रही है चुकाने की नहीं। अगर पूरे साल जिसमें हम कारों को रिपोर्ट करें उसमें लोन लिया है, if the company has been sanctioned working capital limits in excess of rupees 5 crores, कहाँ से? from bank, financial institution on the basis of security। मतलब कंपनी ने क्या लिया है? कंपनी ने लिया है secured working capital लोन, और वो भी किससे ज्यादा? 5 करोड़ से ज्यादा। तो क्या कंपनी ने क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल किए हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और वो जो क्वार्टरली रिटर्न्स आपने जो फाइल किए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मतलब जब आप लोन लेते हैं ना, वर्किंग कैपिटल लोन, तब आप कोई स्टॉक या डेटर्स अपनी गिरवी रखते हैं तो आपको हर क्वार्टर बैंक को बताना पड़ता है हाँ इतना स्टॉक पड़ा है, हाँ इतने डेटर्स हैं। तो आपने जो भी अपने क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करे हैं, किसको? टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आर दे टैलिंग विथ the books of accounts maintained or not? This is inventory। छोटे से 2 पॉइंट्स थे, लिख देते हैं इनको जहाँ पर हमने अपना फिक्स एसेट लिखा था। तो इट सेज सेकेंड पॉइंट, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक सिर्फ फिनिश गुड्स का होता है, इन्वेंट्री सबके बारे में रिपोर्ट करना है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। और इसके कितने सब पॉइंट्स हैं? 2 सब पॉइंट्स है, ए एंड बी। ए पॉइंट, क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन करा है या नहीं करा है? प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन, रीजनेबल इंटरवल्स बाय मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट? प्रॉपर प्रोसीजर्स लिए या नहीं? फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स प्रॉपर थे या नहीं? प्रॉपर कवरेज था या नहीं? एंड द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट, अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है, वर्किंग कैपिटल लोन सिक्योरिटी पे, अपने वर्किंग कैपिटल को सिक्योरिटी पे रखे इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 करोड़,
तो जो हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं बैंक्स के साथ, वो हमारे अकाउंट्स और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये इन्वेंट्री के पॉइंट्स, राइट। फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द third point, further moving towards the third point, and the name of third point says loans provided during the year. क्या कंपनी ने पूरे साल में कोई लोन्स दिए हैं? लोन्स दिए हैं किसको? रिश्तेदारों को, रिलेटेड पार्टीज को, अपनी होल्डिंग सब्सिडियरी कंसर्न्स को यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। क्या क्या डिस्क्लोज करना है, अच्छे से सुनना। वेदर ड्यूरिंग द ईयर, क्या पूरे साल में कभी भी कंपनी ने, एक पल के लिए भी कंपनी ने मेड इन्वेस्टमेंट्स, या कंपनी ने गारंटी या सिक्योरिटी दी है या लोन एडवांसेस दिए हैं, कैसे भी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, किसको? टू एनी कंपनी, फर्म या एलएलपी और एनी अदर पार्टीज। सिंपल, क्या पूरे साल में कंपनी ने क्या किया है? 4 चीजें लिखिए। क्या कंपनी ने लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी करा है? क्या पूरे साल में कंपनी ने किसको? टू एनी कंपनी या कोई फर्म या एलएलपी या टू एनी रिलेटेड पार्टी, दोनों लेवल पर डिस्कशन होगा। क्या क्या हुआ है? क्या कंपनी ने लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी दिया है? कंपनी ने दिया है, राइट। किसको? टू एनी कंपनी, फर्म या एलएलपी, किसी को भी दिया है, या टू एनी रिलेटेड पार्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज अच्छे से सुनना। अब सो वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स और गारंटीज और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू, लिखा है एनी अदर एंटिटी। अगर एनी अदर एंटिटी मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं है तो क्या बताना है? एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन्स एडवांसेस टू सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट, एंड टू पार्टीज अदर देन सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर ए बहुत 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 क्लियर है कि अगर कंपनी ने एनी कंपनी, फर्म या एलएलपी को दिया है तो कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है इफ लोन गिवन टू सब्सिडियरी कंपनीज या जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट कंपनीज। और इधर भी अगर रिलेटेड पार्टीज, अच्छा, लोन टू सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट कंपनीज, एंड अगेन किसके बारे में बताना है? अगेन बताना है बैलेंस आउटस्टैंडिंग फॉर लोन टू अदर देन सब्सिडियरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर्स। पॉइंट नंबर 1 तो बहुत सिंपल है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि क्या कंपनी ने लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी दी है? किसको? किसी फर्म जो एलएलपी नहीं है, सॉरी, किसी फर्म, कंपनी या एलएलपी जो रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो हमें बैलेंस आउटस्टैंडिंग के बारे में कमेंट करना है। कौन कौन से बैलेंस आउटस्टैंडिंग? कि अगर लोन सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट को दिया है तो कितना अमाउंट है? अगर लोन अदर देन सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स को दिया है, अदर देन, तो कितना अमाउंट है? पॉइंट नंबर 1 क्लियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 जस्ट सेज अदर एंटिटी, तो डिस्क्लोज करना है। नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज whether investments, guarantees, security are given, the terms and conditions of grant of loans are not prejudicial to the interest of the company. तो अगर B पॉइंट कहता है कि अगर आपने लोन दिया है तो लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस फेयर है, प्रेजुडिशियल तो नहीं है। रिलेटेड पार्टीज, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था? क्या कंपनी ने लोन दिया है एनी फर्म? ये रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट गाइस यहाँ कवर हो गया है ना। ये जो सब्सिडियरीज और रिलेटेड पार्टीज है, ये मैं इधर लिख देती हूँ, दीज आर नथिंग बट योर रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टीज को कितना दिया है और अदर देन रिलेटेड पार्टीज को कितना दिया है।
पॉइंट नंबर 2, जिसको भी जो भी दिया है कंपनी ने, क्या वो कंपनी के हित में है या नहीं है, कंपनी के न्याय के खिलाफ तो नहीं है, उसकी टर्म्स कंडीशंस प्रॉपर है या नहीं है। पॉइंट नंबर 1 सेज कि अगर कंपनी ने पूरे साल में किसी को भी लोन दिया है तो चेक करो किसको दिया है, क्या किसी सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, रिलेटेड पार्टी को दिया है क्या, तो लिखो इतना अमाउंट है और इतना आउटस्टैंडिंग है, या अदर देन सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर उसको दिया है जो रिलेटेड पार्टीज नहीं है तो भी लिखो। सेकेंड पॉइंट, लोन देने की टर्म्स एंड कंडीशंस फेयर तो है, मार्केट में ब्याज की दरें चल रही है, इंटरेस्ट रेट चल रही है 10%, कंपनी 2-3% पे लोन दे रही है अपने रिश्तेदारों को, ये तो गलत है ना, दिस इज कंपनी के न्याय के खिलाफ। तो यही लिखा है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके बेसिस पे लोन दिया है वो फेयर है या नहीं, प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है। थर्ड पॉइंट, अगर कंपनी ने लोन किसी को दिया है तो भाई साहब उसके रीपेमेंट का शेड्यूल वापस दिया है या नहीं, क्या कंपनी ने उनको बताया है कि आपको इतने दिनों में पैसा चुकाना है या इतने महीनों में या इतने सालों में इस इंटरेस्ट के साथ, तो लिखा है वेदर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैव बीन प्रॉपर्ली स्टिपुलेटेड, प्रॉपर्ली कंडीशन अटैच है या नहीं, एंड रिसीट्स रेगुलर है या नहीं है, उसके हिसाब से पैसा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कंपनी ने बता दिया था कि आपको इतने इतने टाइम में पैसा चुकाना है, क्या उस चुकाने के शेड्यूल के हिसाब से रीपेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, अमाउंट ओवर ड्यू पड़ा है, तो कितना अमाउंट ओवर ड्यू पड़ा है फॉर मोर देन 90 डेज, बताओ क्या इसकी वसूली के लिए कोई रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए हैं। पॉइंट नंबर 1, कितना लोन दिया। पॉइंट नंबर 2, टर्म्स एंड कंडीशंस फेयर है या नहीं। पॉइंट नंबर 3, क्या रीपेमेंट का शेड्यूल दिया या नहीं दिया, उस हिसाब से पैसा आ रहा है, वापस आ रहा है या नहीं। पॉइंट नंबर 4, अगर नहीं आ रहा है और अमाउंट ओवर ड्यू हो चुके 90 डेज हो चुके हैं तो रीजनेबल स्टेप्स फॉर रिकवरी लिए हैं या नहीं। एंड द ई पॉइंट, whether loans advances which have fallen due during the year, which have been fallen due during the year, ऐसे लोन जिनका पैसा इस साल आ जाना चाहिए था, कंपनी ने ऐसे लोन्स को रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, या उसको चुकाने के लिए उन लोगों को फ्रेश लोन ग्रांट कर दिया। समझ रहे हैं ना, मुझे लोन चुकाने के लिए मिस्टर ए आ ही रहे थे, वो मेरे पास आके बोले कि मैम प्लीज 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 एक्सटेंड द पीरियड, मैं आपको इस साल नहीं दे पाऊंगा, अगले साल दे दूंगा। तो मैंने पीरियड को एक्सटेंड कर दिया, रिन्यू कर दिया, या मैंने एक नया लोन जनरेट करके दे दिया और मैंने कहा ये एग्जिस्टिंग चुका दो और नया लोन जनरेट कर दो। तो मैंने क्या किया, लोन का एक्सटेंशन किया है। इफ सो, इतना कितना अमाउंट है बेसिकली जो इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर, कितना अमाउंट हमने दिया है रिन्यू का, एक्सटेंड का, सेटल्ड का। तो यहाँ पर हमें एंड द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू द टोटल लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर इज टू बी डिस्क्लोज्ड। ऐसे कितने लोन्स हैं जिनको कंपनी ने रिन्यू या एक्सटेंड किया है या उनके बदले में फ्रेश लोन्स दिए हैं, टू सेटल द एग्जिस्टिंग लोन, हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है। सिमिलरली, क्या कंपनी ने पूरे साल में कभी भी अपने डायरेक्टर्स को लोन दिया था ऑन रीपेबल ऑन डिमांड विदाउट एनी टर्म्स कंडीशंस। तो क्या कंपनी ने हैज ग्रांटेड एनी लोन्स एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स either repayable on demand or without specifying the terms, we have to specify the amount, percentage of total loans granted to promoters, related parties under section 2 subsection 76। अगर ऐसा कोई लोन हमने अपने प्रमोटर्स को या रिलेटेड पार्टीज को दिया है जिसका कोई चुकाने का शेड्यूल नहीं है, ना हमने बताया कितने टाइम में देना है, ना इंटरेस्ट के बारे में बताया है, बस लोन दे दिया है वही, तो ऐसे लोन्स के बारे में भी हमें क्या करना है, डिस्क्लोज। तो थर्ड पॉइंट थोड़ा सा लेंदी पॉइंट था गाइस, थर्ड पॉइंट को लिखना शुरू करते हैं अगर हम। तो ये देखिए, पहला पॉइंट हमें सिर्फ डिस्क्लोज करना है। मैं एक बार इसको स्टार्टिंग से कर देती हूँ आपके लिए। आई विल इरेज दिस और आई एम राइटिंग इट फॉर यू। इट सिंपली सेज व्हाट, इट सिंपली सेज पॉइंट नंबर 1, सी दिस इज योर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सेज कंपनी ने लोन दिए हैं, किसको, इसके सब पॉइंट्स है टोटल 6, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए पॉइंट सेज कि कंपनी को डिस्क्लोज करना है, मतलब ऑडिटर यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा द अमाउंट। क्या अमाउंट, एक तो कंपनी ने किस किस को लोन दिया है, एक कंपनी ने लोन दिया है अदर देन
अपनी सब्सिडियरी कंपनीज को, जॉइंट वेंचर्स को, एसोसिएट कंपनीज को। एक कंपनी ने लोन दिया है अपनी सब्सिडियरी कंपनीज को, जॉइंट वेंचर्स को, एसोसिएट कंपनीज को। सिंपल। ऑडिटर चेक करेगा प्रॉपर रिलेटेड पार्टी रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ना ये जो है ना ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है या नहीं है, तो हमें यहाँ पर अमाउंट डिस्क्लोज करना है, दोनों केसेस में डिस्क्लोज करना है। नाउ सेकेंड पॉइंट सेज, व्हाट डज द सेकेंड पॉइंट सेज कि अगर कंपनी ने कोई लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दी है, तो जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फेयर तो है, वो प्रूडेंट तो है, कंपनी के न्याय के खिलाफ तो नहीं है, न्याय के अकॉर्डिंग है या नहीं, प्रेजुडिशियल तो नहीं है। दिस इज योर बी पॉइंट। देन इफ आई टॉक अबाउट योर सी पॉइंट, तो क्या ये जो लोन दिए हैं, ये जो लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं, उनका रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल का शेड्यूल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का शेड्यूल प्रॉपरली दिया है या नहीं, प्रॉपरली स्टिप्यूलेटेड और नॉट, क्या उसी हिसाब से अमाउंट जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है उसकी रिसीट रेगुलर है या नहीं। सिंपल। नाउ अगर रिसीप्ट रेगुलर नहीं है, अगर रिसीप्ट रेगुलर नहीं है, इफ रिसीट्स आर नॉट रेगुलर, मतलब पैसा समय पर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, तो जो भी अमाउंट ओवरड्यू है ना, जो अभी चुकाया नहीं है सामने वाले ने, इफ इट्स मोर देन 90 डेज, पैसा ड्यू हो चुके इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी अमाउंट हो, 90 दिन हो गए हैं, तो कंपनी ने क्या रीजनेबल रिकवरी स्टेप्स लिए हैं। जिसने हमसे लोन लिया, जो चुका नहीं रहा, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस या कोई रिकवरी करी है या नहीं करी है। नाउ ई पॉइंट सेज कि ऐसे लोन्स विच फॉल ड्यू फॉर रीपेमेंट, ऐसे लोन्स जिनका पैसा रीपेमेंट हो जाना चाहिए था इन करंट ईयर, हैज बीन क्या किया है, उनको एक्सटेंड कर दिया या रिन्यू कर दिया या उनके बदले में फ्रेश लोन्स दे दिए टू सेटल ओल्ड लोन्स। अगर कंपनी ने ऐसा कुछ किया है कि एग्जिस्टिंग को चुकाने के लिए क्या किया है, कंपनी ने लोगों को नया लोन दे दिया है, तो हम ऐसे लोन्स के बारे में, ऐसे एक्सटेंशन के बारे में क्या करेंगे, एग्रीगेट अमाउंट इनका डिस्क्लोज करेंगे कि कंपनी ने पता है ये किया है, राइट, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल लोन कंपनी ने एक्सटेंड किया है, कंपनी ने रिन्यू किया है या फ्रेश लोन्स दिए हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, एफ पॉइंट, अगर कंपनी ने लोन दिया, कैसा लोन दिया, विदाउट स्पेसिफाइंग रीपेमेंट, या तो रीपेमेंट का शेड्यूल ही नहीं बताया या बोला कि कोई नहीं ले जाओ, दिस इज रीपेमेंट ऑन डिमांड, मतलब हम जब मांगेंगे तब दे देना, कोई टेंशन नहीं है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी ने ऐसा कोई लोन दिया है विदाउट स्पेसिफाइंग रीपेमेंट, कोई बात नहीं, ले जाओ, जब हो तब दे देना, या रीपेबल ऑन डिमांड कर दिया है, और अगर ऐसा कोई लोन कंपनी ने अपने प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या रिलेटेड पार्टी को दिया है, तो ऐसे शानदार लोन्स का क्या डिस्क्लोज करेंगे, अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे। ये देखो, ये तुम्हारे थर्ड पॉइंट के 6 पॉइंट्स।
right? Did you understand this? आगे बढ़ते हैं towards the fourth point. Right? तो अभी तक गाइस हमने कितना पढ़ लिया? अभी हमने पहले 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कारों के. तो फर्स्ट पॉइंट वाज ऑल अबाउट फिक्स्ड एसेट्स जिसके 5 सब पॉइंट्स थे. दूसरा पॉइंट था इन्वेंट्री पर जिसके 2 सब पॉइंट्स थे. तीसरा पॉइंट था लोन्स गिवन बाय द कंपनी जिसके 6 सब पॉइंट्स थे. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. फिक्स्ड एसेट्स जो 5 पॉइंट्स थे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए. प्रॉपर रिकॉर्ड्स के बारे में, फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, या रिवैल्यूएशन किया हो तो रिवैल्यूएशन के बारे में, और उसके अलावा बेनामी ट्रांजैक्शंस के बारे में. इन्वेंट्री में हमने पढ़ा फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में, वर्किंग कैपिटल लोन इफ ग्रांटेड ऑन सिक्योरिटी ऑफ मोर देन 5 करोड़ तो डिस्क्लोज करना है. एंड लोन्स गिवन बाय द कंपनी तो पहले में किसको दिया है? रिलेटेड पार्टीज या अदर देन रिलेटेड पार्टीज. सेकंड, टर्म्स एंड कंडीशंस फेयर है या नहीं, रीपेमेंट का शेड्यूल बताया है, उसके हिसाब से पैसा आ रहा है या नहीं. फोर्थ, अगर नहीं आ रहा है, ओवरड्यू हो चुके 90 डेज से ज़्यादा हो गए हैं तो रिकवरी स्टेप्स. फिफ्थ, उसके अलावा अगर कंपनी ने कोई भी लोन बिना पूछे बिना सोचे समझे एक्सटेंड रिन्यू कर दिया या एग्जिस्टिंग को चुकाने के लिए लोगों को नया लोन दे दिया तो इन दैट केस डिस्क्लोज करेंगे ऐसे कितने लोन्स हैं. लास्ट पॉइंट, कंपनी ने रीपेमेंट ऑन डिमांड के बेसिस पे किसी को भी लोन दे दिया या विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टाइम किसी को भी लोन दे दिया तो भी हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं, कौन कौन से प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को दिया है, रिलेटेड पार्टीज को दिया है, तो वो भी डिस्क्लोज करेंगे. नाउ if we talk about the next point talks about the fourth point and fourth point is छोटा पॉइंट और ये कहता है, ये देखिए, लोन्स गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 185-186. देखिए, अगर एक कंपनी अपने रिलेटेड पार्टीज से ऐसा करते हैं गाइस, इस पॉइंट को समझने के लिए इधर देखिए, 2 मिनट का पॉइंट है ये, छोटा सा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे सिखानी है तुम्हें इसमें. अगर कंपनी अपने रिलेटेड पार्टीज से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी से कुछ भी आदान प्रदान करती है तो हर कंपनी को मैंडेटरी अंडर सेक्शन 189 एक रजिस्टर रखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. उसमें रिलेटेड पार्टी का नाम आता है, रिलेशनशिप आता है, कौन सा ट्रांजैक्शन किया है, किस प्राइस पे किया है, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, फेयर मार्केट प्राइस क्या है, कोई स्पेशल रिमार्क, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करनी होती है. तो गाइज प्लीज़ लिसन केयरफुली. मैं इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ. एक, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इन नेचर ऑफ लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी अपने रिलेटेड पार्टी से. कंपनी ने लोन दिया या लिया, कंपनी ने गारंटी रिलेटेड पार्टी को ली या दी, कंपनी ने रिलेटेड पार्टी की कंपनी में इन्वेस्ट किया या सिक्योरिटी दी ली, तो उसके लिए कवर होता है सेक्शन 185-186. ये देखिए. ऑन द अदर हैंड कंपनी ने इसके अलावा कोई भी एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, एनी अदर अरेंजमेंट, एनी अदर ट्रांजैक्शन किया है किससे? अपनी रिलेटेड पार्टी से. किसी भी तरह का कोई और आदान प्रदान किया है, एनी अदर अपार्ट फ्रॉम लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, तो सिंपल तरीके से लिखा है ये सेक्शन 188 और 177 के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है. तो अगर अपनी कंपनी कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है तो 189 में डिस्क्लोज करेगी. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट. लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी अगर कंपनी ने करा है तो क्या 185-186 के हिसाब से है या नहीं? अगर एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है तो 188-177 में है या नहीं?
तो अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है. दिस इज योर 4th point of Caro and this is your 13th point of Caro. मैम रिपीट करिए, ये लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वाला पॉइंट है ना, ये कारो का 4था पॉइंट है. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वाला पॉइंट है ना, वो कंपनी का मतलब कारो का 13th पॉइंट है. हम सीखेंगे आगे, तब मैं बताऊंगी तुम्हें कि देखो हम आगे रेफरेंस में यूज करेंगे इसको. तो मैम 185 186 क्या कहता है? यही कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है. अगर कंपनी अपने रिलेटेड पार्टीज को कोई भी लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी देना चाहती है तो एसआर पास करेगी. अगर कंपनी कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट करना चाहती है तो एसआर के साथ साथ ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल चाहिएगा. सिंपल. दिस इज सेज एसआर, दिस सेज ऑडिट कमेटी, दिस सेज हमें एसआर पास करना पड़ेगा. देखिए यही पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है और कवर हो गया ये पॉइंट. द 4th पॉइंट ऑफ कारो, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी in respect of loans investments section 185 and 186 have been complied with or not. अगर कंपनी ने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दी है तो 185 186 कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है. तो वैसे तो लिखा है कोई कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी को ना तो लोन, ना गारंटी, ना इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी कुछ भी नहीं दे सकती है, लेकिन फिर भी सेक्शन 186 कहता है कि कंपनी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है या किसी कंडीशन में करना चाहती है तो हमें डेफिनेटली इसको किससे अप्रूव कराना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूव कराना पड़ेगा. राइट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? राइट गाइस? सो दिस वाज योर 4th पॉइंट. ये हमने चौथा पॉइंट कर लिया कि अगर कंपनी ने कोई भी रिलेटेड पार्टी को लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दिया है तो सेक्शन 185 186 हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद और नॉट. मूविंग फॉरवर्ड विद द 5th पॉइंट. मैम कितने पॉइंट्स कराओगे आज के लेक्चर में? 5th और 6th 2 और कर लेते हैं, फिर आगे लेक्चर में पोस्टपोन करेंगे. ठीक है, तो अच्छे से सुनना. 2 और पॉइंट्स और कर लेते हैं. छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से, इतने लेंदी नहीं है जितना फिक्स एसेट या लोन वाला पॉइंट था. नाउ पब्लिक डिपॉजिट्स, द 5th पॉइंट सेज, पहले मैं आपको चलो इस पर एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या कंपनी ने पूरे साल में पब्लिक डिपॉजिट्स लिए क्या? whether company has made any public deposit during the year. अगर हाँ, अगर कंपनी ने पूरे साल में कोई पब्लिक डिपॉजिट्स किए हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स पे रिपोर्ट करना है. हाँ, मेंबर्स से डिपॉजिट लिए उस पर रिपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ किस पर रिपोर्ट करना है? जब पब्लिक डिपॉजिट्स की बात आती है तो लिखा है कि क्या सेक्शन 73 to 76 कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ. क्या पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर जो आरबीआई डायरेक्टिव्स बने हैं वो कंप्लाई हुए या नहीं हुए, या कंपनी जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो कंप्लाई हुए या नहीं हुए. अगर हुए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्या होगा? तो कंपनी ने क्या क्या कहाँ कहाँ ब्रीच किया है. नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने आरबीआई डायरेक्टिव या पेनल्टी कुछ इम्पोज्ड बाय. अगर कंपनी ने सेक्शन 73 to 76 कुछ ब्रीच किया है तो एनसीएलटी ने कितनी पेनल्टी इम्पोज करी है. आरबीआई डायरेक्टिव तोड़ा है तो आरबीआई ने क्या पेनल्टी इम्पोज करी है. और कंपनी रूल्स रेगुलेशंस तोड़े हैं तो कोई कोर्ट है तो उसने क्या पेनल्टी इम्पोज करी है. क्या वो पेनल्टी तो चुकाई है, पेनल्टी पेड और नॉट, अगर नहीं तो भी डिस्क्लोज करना है. देखो क्या लिखा है. In case the company has accepted public deposits, whether directives issued by RBI has been complied with or not, 73 to 76 have been complied with or not, rules complied with or not. If not, nature of contraventions should be stated. If any order has been passed by NCLT or company law board
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या वो पेनल्टीज तो आपने कंप्लाई करी है या नहीं करी है, हमें रिपोर्ट करना है। दिस इज द पॉइंट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। कंपनी ने अगर पब्लिक डिपॉजिट्स लिए हैं तो रूल्स कानून कायदों के हिसाब से लिए हैं, अगर नहीं तो कहाँ कहाँ क्या क्या ब्रीच किया है, कितनी पेनल्टी लगी है, क्या वो पेनल्टी को सही तरीके से चुकाया है या नहीं चुकाया है। एंड आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ एंटायर कारो, पूरे कारो के पॉइंट्स में किस पॉइंट में सबसे छोटू पॉइंट है ये, विच इज रिपोर्टिंग ऑन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 148 में कंपनी को ऑर्डर दिया था कि जाओ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना कर आओ, कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था क्या चीज के लिए, मेक एंड मेंटेन, क्या अंडर सेक्शन 148 में कॉस्ट अकाउंट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो क्या कंपनी ने ये ऐसे कॉस्ट अकाउंट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं या नहीं, पॉइंट ओवर। whether maintenance of cost records have been prescribed by central government under section 148, क्या कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कॉस्ट अकाउंट्स बनाने के लिए, अगर हाँ तो क्या कंपनी ने बनाए हैं, अच्छे से बना के रखे हैं या नहीं। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया बट रूल्स में लागू हो गया तो रिपोर्ट नहीं करना है। रिपोर्ट सिर्फ तब करना है, लॉ ने क्लियरली लिखा है कारो में कि ऑडिटर कब रिपोर्ट करेगा, जब गवर्नमेंट से ऑर्डर आया तो ऑडिटर चेक करेगा क्या एडिक्वेटली डिस्क्लोज आई मीन मेक मेंटेन करे हैं या नहीं करे हैं। दिस इज योर 6th point of कारो, right? Clear? And now the last point talks about statutory dues. The 7th point talks about statutory dues. This is पक्का the last reporting point. अभी हमने किन किन चीज़ों पर डिस्क्लोज कर दिया, फिक्स एसेट्स पर कर दिया, इन्वेंट्री पर कर दिया, लोन्स गिवन पे कर दिया, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी पे कर दिया, पब्लिक डिपॉजिट्स पे कर दिया, कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे कर दिया। छोटे छोटे पॉइंट्स तो है। एंड द लास्ट रिपोर्टिंग पॉइंट विच वी आर डूइंग टुडे इन दिस लेक्चर इज द 7th पॉइंट। 8th पॉइंट से कल डिस्कस करेंगे लेकिन 7th पॉइंट कंप्लीट करके जाते हैं। द 7th पॉइंट टॉक्स अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग। 7th पॉइंट टॉक्स अबाउट द statutory dues. What are statutory dues? Any dues which are payable as per law to regulatory authorities. जैसे कोई टैक्स है तो टैक्स अथॉरिटीज को देना होता है ना, जीएसटी है तो जीएसटी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और जैसे बोनस एक्ट में लिखा है बोनस दो, प्रोविडेंट फंड में दिया लिखा है कि प्रोविडेंट फंड दो। तो क्या कंपनी ऐसे स्टैट्यूटरी ड्यूज को रेगुलरली जमा करा रही है या नहीं करा रही है, इसके 2 रिपोर्टिंग सब पॉइंट्स हैं। एक, कंपनी रेगुलरली जमा करा रही है या नहीं जमा करा रही है। सपोज नहीं करा रही है तो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में लिखना है, और नहीं करा रही है क्योंकि कोई झगड़ा चल रहा है तो डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में लिखना है कि क्या कंपनी पर जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो कंपनी एडिक्वेटली जमा करा रही है या नहीं। तो अनडिस्प्यूटेड का फर्स्ट पॉइंट गाइज यही है, वेदर कंपनी इज रेगुलरली डिपॉजिटिंग इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूज। हाँ या ना। अगर हाँ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर ना, कंपनी रेगुलरली अपना स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं जमा करा रही है तो डिस्क्लोज दोज स्टैट्यूटरी ड्यूज, उन स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में डिस्क्लोज करना है। कौन से स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में मैम, जो ड्यू है एज ऑन 31 मार्च ऑफ द करंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया और अभी तक ड्यू पड़े हैं एंड इट्स बीन मोर देन 6 months from the date they became due।
एक तो 31 मार्च के दिन ड्यू पड़े हैं और उनको ड्यू हो चुके 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनको रिपोर्ट करना है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ड्यू एज ऑन 31 मार्च एंड इट्स बीन मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे आर बिकमिंग ड्यू। तो ऐसे स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में डिस्क्लोज करना है। कोई स्टैट्यूटरी ड्यू है जो हमने देखा कि 31 मार्च को पेंडिंग पड़ा है, तो चलो चेक करो कितने महीनों से पेंडिंग पड़ा है। अभी 2 ही महीने हुए हैं पेंडिंग हुए हुए, तो रिपोर्ट नहीं करना है। 10 महीने हो गए हैं, रिपोर्ट करना है। राइट, आर यू गेटिंग इट? 31 मार्च को ड्यू था तो रिपोर्ट करना है। और कब रिपोर्ट करना है? जब 31 मार्च को तो ड्यू था ही, पर उसको ड्यू हो चुके 6 months से ज्यादा हो गए। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टैट्यूटरी ड्यू है, 31 मार्च 2021 चल रहा है, सपोज इट वाज पेबल एज ऑन 1 मई 2020 बट इट वाज पेड ऑन 1 मई 2021। तो चेक करो क्या वो 31 मार्च के दिन ड्यू था? हाँ, बीच में 31 मार्च आ गई थी ना, तो उस दिन ड्यू था। क्या 31 मार्च के दिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यस इट वाज मोर देन 6 months ड्यू, तो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैं लिखती भाई 1 मई 2020 को ड्यू हो गया था लेकिन 1 फरवरी 2021 को चुका दिया, तो क्या 31 मार्च को ड्यू था? नहीं, वो पूरे साल में 6 महीने से ज्यादा के लिए ड्यू पड़ा था, बट वो 31 मार्च के लिए ड्यू नहीं था, तो इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टैट्यूटरी ड्यू 1 फरवरी 2021 को ड्यू था, जिसका पेमेंट कंपनी ने 1 अगस्त 2022 में किया, तो क्या 31 मार्च के दिन ड्यू था? हाँ, पर क्या 31 मार्च के दिन ड्यू हो चुके 6 months हो गए? नहीं, अभी तो 2 महीने ही हुए, तो इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब डिस्क्लोज करना है। यहाँ पर ये एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है पर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। राइट, उसके अलावा लास्ट, अगर कंपनी कोई स्टैट्यूटरी ड्यू जमा नहीं करा रही है क्योंकि कोई कोर्ट में, किसी फोरम में, किसी ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, असेसिंग ऑफिसर बोले इनकम टैक्स आपका ज्यादा बनता है, आपने 20,000 ही जमा कराया, आपका 1 लाख रुपया बनता है। मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से 20,000 ही बनता है। नहीं, आप जमा कराओ, सामने में से बोला। मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर कोर्ट में अपील डालूंगी। तो कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो हमें अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट बताना है और किस फोरम में, किस कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है वो बताना है। दैट्स इट, दिस इज स्टैट्यूटरी ड्यू, आई हैव रिटन इट। ये देखिए तुम्हारा 7वां पॉइंट, आई हैव मेंशन्ड इट। क्या कंपनी रेगुलर है? अगर नहीं तो वो स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में कमेंट करो जो 31 मार्च के दिन ड्यू पड़े हैं और उनको ड्यू हो चुके 6 months से ज्यादा हो गया। कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कंपनी नहीं जमा करा रही है स्टैट्यूटरी ड्यू क्योंकि कोई डिस्प्यूट पेंडिंग चल रहा है, तो डिस्प्यूट का अमाउंट और फोरम बता दो। ये देखो स्टैट्यूटरी ड्यूज। इज द कंपनी रेगुलर इन डिपॉजिटिंग? क्या कंपनी रेगुलरली अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज जमा करवा रही है? अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, ये देखिए डिस्प्यूटेड होता तो नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा। ये देखिए डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज नेक्स्ट ब्लॉक में है। राइट, तो कंपनी चुका रही है बराबर अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज, जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का पैसा, जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम एक्साइज, जो भी है, विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। इफ नॉट, कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा है as on the last day of the financial year and it's been more than 6 months they have become payable। 31 मार्च के दिन ड्यू पड़ा है और 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। एंड इन केस द स्टैट्यूटरी ड्यू हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो जो हमें क्या डिस्क्लोज करना है? हमें डिस्क्लोज करना है अमाउंट एंड द फोरम इन्वॉल्व्ड। This is your 7th point, the last point of the day, right? तो guys,
हमने आज के लेक्चर में 7 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब ना फटाफट से इन 7 पॉइंट्स के बारे में लिख लेते हैं शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो बताओ, पहला पॉइंट किस पर था? फिक्स्ड एसेट भी नाम दे सकते हैं इसका, या प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स भी दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट किस पर था? इन्वेंट्री पर था। तीसरा पॉइंट लोन्स गिवन बाय द कंपनी। फिर लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वाला पॉइंट। उसके बाद आपका पॉइंट था पब्लिक डिपॉजिट्स का। फिर आपका पॉइंट था किसका? कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। फिर आपका पॉइंट था लास्ट स्टैट्यूटरी ड्यूज का। फिक्स्ड एसेट्स के टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स थे। कौन कौन से? प्रॉपर रिकॉर्ड्स। क्या कंपनी फिक्स्ड एसेट्स के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख रही है या नहीं? क्या कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन अप्रोप्रिएटली करवाया है या नहीं? क्या कंपनी के इमूवेबल एसेट्स की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है या नहीं? क्या कंपनी ने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स को रिवैल्यू करवाया है? 10% से ज़्यादा चेंज है तो डिस्क्लोज करना है। क्या कंपनी ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है जो बेनामी है और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है? इन्वेंट्री के 2 सब पॉइंट्स है, फिजिकल वेरिफिकेशन अप्रोप्रिएटली डन और नॉट, और क्या कंपनी ने कोई वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है ऑन 6 इन्वेंट्रीज 5 करोड़ से ज़्यादा का, तो रिटर्न्स आर इन अकॉर्डेंस विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। क्या कंपनी ने लोन्स दे रखे हैं कंपनी को? क्या रिलेटेड पार्टी है, कितना है, नॉन रिलेटेड पार्टी का भी कितना है, टर्म्स एंड कंडीशंस फेयर है या नहीं, क्या रीपेमेंट का शेड्यूल बराबर है या नहीं, और उसके हिसाब से रिसीट्स आर रेगुलर और नॉट। अगर ओवरड्यू अमाउंट 90 डेज से ज़्यादा है तो कंपनी ने रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं। क्या कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग लोन को चुकाने के लिए कोई फ्रेश लोन दिया है, या इसको एक्सटेंड या रिन्यू करवाया है तो रिपोर्ट करेंगे। या कंपनी ने कोई लोन दिया है टू प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स या रिलेटेड पार्टी विथ नो रीपेमेंट शेड्यूल, इट इज़ रीपेबल ऑन डिमांड, जब मांगेंगे तब दे देना, तो उसके बारे में भी हमें डिस्क्लोज करना है। क्या कंपनी ने अपने रिलेटेड पार्टी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन नेचर ऑफ लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी किया है तो 185 186 के हिसाब से किया है या नहीं। क्या कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स इशू किए हैं तो सेक्शन 73 से 76 के हिसाब से आरबीआई नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से किए हैं या नहीं। अगर नहीं तो कोई कॉन्ट्रावेंशन है तो कंपनी ने कंप्लाई किया है या नहीं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कंपनी को ऑर्डर दिया है 148 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओ, तो क्या कंपनी ने अप्रोप्रिएटली कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं या नहीं। एंड अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यू कंपनी का ड्यू पड़ा है, ड्यू है, ओवर ड्यू है, क्योंकि कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो बताओ कितने टाइम से ड्यू पड़ा है। वी हैव टू डिस्क्लोज द अमाउंट इफ इट्स ड्यू एज ऑन 31 मार्च और 6 महीने हो गए हैं ड्यू हो चुके। और अगर कोई डिस्प्यूट की वजह से वो जमा नहीं हुआ है तो उसका अमाउंट एंड फोरम बताया जाएगा कि कहाँ पर डिस्प्यूट पेंडिंग है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब मैं अगले 7 पॉइंट्स आपके साथ कवर करूंगी। तो ना मैंने कारो के 21 पॉइंट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, समझ रहे। 7 पॉइंट्स एंड 7 पॉइंट्स, दिस इज द टोटल 21 पॉइंट्स। अभी तक एक लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन कारो का समझा चुकी हूँ, अब 7 पॉइंट्स भी हो गए हैं। प्लीज़ अगले लेक्चर में आप जब भी आए, जितना मैंने कारो करवाया है आपको 2020 कारो, उतना क्या करके आना है पता है ना आपको, रिवाइज करके आना है। So see you in the next lecture with the 7 more reporting points. Till then, please take care of yourself. अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, खूब अच्छे से खाइएगा पिएगा, and take care. Revise hard. Good luck. Bye.